स्टूडेंट्स, टॉपिक चल रहा है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का। तो इसकी इनिशियल कुछ बातें हो गई हैं, इसकी यूनिट की बात भी हुई है, डेफिनेशन भी हो गई है कि इट इज़ मेजर ऑफ अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट है। तो अब हमें देखना है कि ये रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो जो फैक्टर्स इसके मेनली जिन पर ये डिपेंड करती है, वो सबसे पहला फैक्टर होगा लेंथ। तो लेंथ के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन ये समझने से पहले हमें दोबारा ये देखना है कि काज ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है। तो याद रखें, काज ऑफ रेजिस्टेंस होता है कोलिजन ऑफ मूविंग चार्जेस विद द आइटम्स ऑफ द कंडक्टर। तो आइटम्स ऑफ कंडक्टर के साथ मूविंग चार्जेस की जो करंट बनाते हैं, कोलिजन्स जितनी ज़्यादा होंगी उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी। तो अब हम आते हैं अपने पहले फैक्टर पर, which is resistance is directly proportional to length of the conductor। तो यहाँ दो कंडक्टर दिखाए गए हैं, इन दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एक जैसा है, लेकिन लेंथ में फ़र्क है। ये छोटा कंडक्टर है, L1 लेंथ है, और ये बड़ा कंडक्टर है, इसकी L2 लेंथ है। तो इस कंडक्टर के A से अगर B तक एक चार्ज ने जाना है, मूविंग चार्ज है, करंट बना रहा है, तो ये जब यहाँ से चल के यहाँ तक जाएगा तो इसको कम हर्डल्स फेस करना पड़ेंगे, क्योंकि लेंथ ऑफ द कंडक्टर छोटी है। तो यहाँ से यहाँ तक जाते हुए जो रास्ते में एटम्स हैं उनके साथ टकराव होगा और वो यहाँ पहुँचेगा। लेकिन अगर लेंथ ऑफ द कंडक्टर ज़्यादा हो जाए, जैसा कि ये दूसरी फिगर में है, तो अब इसका मतलब है उसके तो हर्डल्स यहाँ जाके इस लेवल तक ख़त्म हो गए थे, लेकिन इसकी जो रुकावटें हैं, इसकी जो कोलिजन्स हैं, अभी आगे भी जारी रहेंगी। तो इसका मतलब है कि जितनी लेंथ बढ़ती जाएगी उतनी कोलिजन्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कोलिजन्स ऑफ मूविंग चार्जेस विद द आइटम्स बढ़ जाएंगी, जिससे रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। तो फिर रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुई ना लेंथ के, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो दूसरा मेन फैक्टर जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करती है वो होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर्स। Resistance is inversely proportional to the area of cross section of the conductors। यहाँ दो कंडक्टिंग सेगमेंट आपके सामने हैं। इस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है। जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है उसका सरफेस एरिया भी कम होगा, और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है उसका सरफेस एरिया भी लार्ज होगा। तो चूँकि कंडक्टर्स के बारे में ये है कि इनका फ्री चार्ज जो करंट बनाता है वो सरफेस पर एक्यूमुलेट करता है, सरफेस पर रिजाइड करता है या सरफेस पर मौजूद होता है। तो जब कंडक्टर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, तो वो फ्री चार्ज करंट बनाता है। तो यहाँ जब इन दोनों कंडक्टर्स के अक्रॉस सेम पोटेंशियल अप्लाई किया जाएगा, तो जिस कंडक्टर का सरफेस एरिया ज़्यादा है उसमें से यूनिट टाइम में ज़्यादा चार्ज कंडक्ट करेगा, क्योंकि उसकी सरफेस पर चार्ज की मिकदार ज़्यादा है, यूनिट टाइम में ज़्यादा चार्ज कंडक्ट करेगा। तो यूनिट टाइम में ज़्यादा चार्ज कंडक्ट करने का मतलब है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ज़्यादा है, और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ज़्यादा होने का मतलब कि करंट ज़्यादा है। और करंट की मिकदार जब ज़्यादा होती है तो रेजिस्टेंस सवाल होती है, क्योंकि करंट और रेजिस्टेंस एक दूसरे के इन्वर्सली रिलेटेड हैं। तो इस तरह से हम फिर कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर्स। इसका एक और पॉइंट ऑफ व्यू भी है। तो याद रखिएगा कि जो कम क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला कंडक्टर है उसमें जो ऑप्शंस टू मूव फॉरवर्ड होते हैं एटम्स के, यहाँ एटमों की एक कतार अगर मैं दिखाऊं तो ये 3 आ जाएंगे आपके पास, और यहाँ अगर वही चीज़ आपने देखनी है तो यहाँ आपके पास ये 4 या 5 या 6 आ जाएंगे, यानी सरफेस एरिया बढ़ गया है, यहाँ सरफेस एरिया कम है। तो ऑप्शंस टू मूव फॉरवर्ड, ऑप्शंस टू लीक फॉरवर्ड जो मूविंग चार्जेस के पास होंगे वो कम क्रॉस सेक्शनल एरिया वाले कंडक्टर में कम होंगे, और जब ऑप्शंस टू मूव फॉरवर्ड या ऑप्शंस टू फ्लो फॉरवर्ड, ऑप्शंस टू लीक आउट टूवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन कम होंगे, तो इसका मतलब कोलिजन्स ज़्यादा होंगी। तो
तो कोलिजन्स ज़्यादा होंगी, ऑप्शंस कम है आगे बढ़ने के, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी जिस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा। इसी तरह से जिस कंडक्टर का सरफेस एरिया, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, उसका ऑब्वियसली सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो उसमें जो ऑप्शंस टू लीक फॉरवर्ड हैं वो बढ़ जाएंगे, ज़्यादा होंगे। तो ऑप्शंस टू फ्लो फॉरवर्ड मूविंग चार्जेस के लिए अगर ज़्यादा हैं तो इसका मतलब है उन्हें कम रुकावट मिल रही है, उनका टकराव कम हो रहा है। और जब कोलिजन्स कम हो रही हैं विद एटम्स ऑफ लैटिस तो रेजिस्टेंस स्मॉल ऑफर हो रही है। तो हम कहेंगे कि जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा हो तो रेजिस्टेंस स्मॉल होती है। तो इस तरह से इसको कंबाइनली अगर लिखें तो हम कहते हैं कि रेजिस्टेंस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, यानी रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द कंडक्टर। तो इन दोनों को यहाँ हमने ये दोनों इक्वेशंस लिख दी। और इसके अलावा जो रेजिस्टेंस मेन फैक्टर पर डिपेंड करती है वो नेचर ऑफ द मटेरियल पर है, इसे भी हम यहाँ इंट्रोड्यूस करते हैं। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ये दोनों चीज़ें इस इक्वेशन के कांस्टेंट में आ जाएंगी। तो इन दोनों इक्वेशंस को मिला दें तो आर प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए आएगा। जब इसको प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में बदलें तो रो एस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आएगा। दिस रो इज़ कॉल्ड, ये ग्रीक लेटर है, रो इसका नाम है, और इट इज़ कॉल्ड रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। तो ये रो दो बातों पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द मटेरियल पर और टेम्परेचर पर। तो यहाँ रो को डिफ़ाइन करना है हमने, दो ऊपर वाला फार्मूला दोबारा लिखा, यहाँ से रो को सेपरेट किया तो आर ए बाई एल हो गया। तो इफ़ एल इज़ 1 मीटर, ए इज़ 1 मीटर स्क्वायर, देन रो इज़ इक्वल टू आर। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस होगी जिसकी लेंथ 1 मीटर हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो। तो उस वक्त उसकी जो रेजिस्टेंस होगी उसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलेंगे। यहाँ एक बात याद रखने की है कि ये डायमेंशंस आपने कांस्टेंट कर दी हैं। दरअसल रेजिस्टिविटी कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन डिफरेंट कंडक्टर्स के लिए इस्तेमाल होने वाला फैक्टर है कि मसलन गोल्ड अच्छा कंडक्टर है या कॉपर अच्छा कंडक्टर है या सिल्वर अच्छा कंडक्टर है। तो हम इन सब का एक ऐसा कंडक्टर लेंगे जिसकी लेंथ 1 मीटर हो और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो। तो उन सब की रेजिस्टेंस देखेंगे, जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी वो अच्छा कंडक्टर होगा और जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी वो बुरा कंडक्टर होगा। तो इस तरह से ये जो रेजिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट है ये डिफरेंट नेचर के मटेरियल्स की आपस में तकाबल करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए कि उनमें से अच्छा कंडक्टर कौन सा है, कम अच्छा कंडक्टर कौन सा है, इसके लिए ये इस्तेमाल होती है। तो इसका अब दूसरी डेफिनेशन यहाँ से बनाएं तो वो कुछ इस तरह से होगी कि एक ऐसा कंडक्टर जिसकी लेंथ 1 मीटर हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो, तो हमें पता है कि वॉल्यूम A इंटू एल होता है। तो जब ये मीटर स्क्वायर हो, ये मीटर हो, तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब। तो हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक हो गया जी। तो इस तरह से ये दो डेफिनेशन इसकी होगी कि रेजिस्टिविटी इज रेजिस्टेंस ऑफ अ मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर। इसका यूनिट देखें तो रो इज़ इक्वल टू आर ए बाई एल होता है। तो आर ए बाई एल को अगर आपके सामने लिखा जाए, आर का यूनिट ओहम है, एरिया का मीटर स्क्वायर है और एल का मीटर है। तो ये 1 मीटर से कट जाएगा, बाकी बचेगा ओहम इनटू मीटर। तो ओहम मीटर इज़ द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो ये दो फैक्टर पर डिपेंड कर रही है, नेचर ऑफ द मटेरियल पर और टेम्परेचर के ऊपर।
और ये डायमेंशंस के इंडिपेंडेंट है। क्यों इंडिपेंडेंट है? क्योंकि हमने बात की कि इसमें डायमेंशंस हम स्पेसिफिक ले लेते हैं, 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और 1 मीटर लेंथ। ये मुख्तलिफ मेटल्स की, मुख्तलिफ मटेरियल्स की हमने रजिस्टिविटीज़ यहाँ आपको दिखाई हैं। और मज़ीद बात करें इनके मुताबिक तो रजिस्टिविटी मेटल्स की या इनके अलाइज की स्मॉल होती है, इसलिए वो अच्छे कंडक्टर होते हैं। इंसुलेटर्स की रजिस्टिविटी हाई होती है, इसलिए वो करंट को कंडक्ट नहीं करते। और इसी तरह से सेमी कंडक्टर की रजिस्टिविटी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के दरमियान होती है। तो यहाँ एक और डेफिनेशन छोटी छोटी इंट्रोड्यूस करते हैं कि कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड कंडक्टेंस। तो जिस तरह हमने देखा कि मेजर ऑफ अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट रेजिस्टेंस है, इसी तरह से मेजर ऑफ असिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट कंडक्टेंस होगी। इसको G से लिखते हैं और G विल बी इक्वल टू 1/R। द SI यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज मोह। ये ओहम को चूँकि यहाँ से यूनिट देखें तो 1/ओहम होगी यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। तो इसको लिखा जा सकता है ओहम इनवर्स, या इसको सिंपली बुक्स में हम स्पेलिंग इनवर्स कर देते हैं। OHM की जगह MHO लिख देते हैं, मोह। तो इसको बैकवर्ड स्पेल कर देते हैं। और इसका दूसरा नाम होता है सिमन। सिमन भी यूनिट ऑफ कंडक्टेंस है। इसी तरह से जिस तरह रेजिस्टेंस की रेजिस्टिविटी है, कंडक्टेंस की कंडक्टिविटी की डेफिनेशन है कि द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं और ये रेजिस्टिविटी का इन्वर्स है। तो जिस तरह से इसका फार्मूला RA/L होता है, तो यहाँ कंडक्टिविटी में इसको L/RA लिख देंगे। और इसकी यूनिट को देखें तो ओहम इन्वर्स मीटर इन्वर्स आएगा, तो ओहम इन्वर्स की जगह आप मोह लिख देंगे और मीटर इन्वर्स साथ आ जाएगा। तो ये कॉमनली क्या था, ओहम मीटर, चूँकि रेजिस्टिविटी का यूनिट था तो उसके ऊपर इन्वर्स लगा दें तो ये यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी हो जाता है। या इसको दूसरे लफ्ज़ों में फिर सीमन पर मीटर कह देते हैं, सीमन पर मीटर।